ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के सियासी रण के योद्धा माने जाते हैं, जिनसे जब जन टीवी से उन्होंने जब बात की तो खुलकर उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। तो वहीं हमारे जन टीवी के न्यूज हेड ने उनके साथ खास बातचीत की। योगेंद्र शर्मा के साथ उनकी खास बातचीत को दिखाते हैं, आइए देखते हैं। राजस्थान में इन दिनों लोकतंत्र का पर्व है, दूसरी तरफ दीपावली है। यह पर्व में भी जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं नामांकन के बाद की, क्या रहेंगे समीकरण, क्या कुछ खास रहेगा इस बार? हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सर, इस चुनाव को कुछ अलग दृष्टि से देखा जाए? निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव प्रत्याशी गौण हो जाएंगे, मुद्दे गौण हो जाएंगे, घोषणाएं गौण हो जाएंगी, चेहरे गौण हो जाएंगे। केवल और केवल एक विषय को लेकर के कि जो जनता के मन में आक्रोश है पिछले 5 साल का, वो आक्रोश जो है वो दावानल की तरह भड़केगा। मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 1 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव के निमित्त ग्रेजुअली अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए थे, संगठन के स्तर पर भी, सार्वजनिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में भी, पहले यात्रा, फिर नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन, फिर जयपुर का बड़ा प्रदर्शन, उसके बाद जो है वापस परिवर्तन संकल्प यात्रा में एक स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विरुद्ध एक आक्रोश के रूप में देख रहा था। और जिस तरह से आचार संहिता लगने के बाद में वो खुल करके सामने आया है, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी और अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। 7 गारंटी बनाम जनाक्रोश का दावा, ये चुनाव में मुख्य रूप से ये देखा जाए? निश्चित रूप से देखिए, ये 7 गारंटियां कहीं विषय नहीं रहेंगी। वो इसलिए आपने देखा होगा कि 7 गारंटी जिस दिन घोषित की गई थी, मीडिया में इतना बड़ा कैंपेन खड़ा करने की कोशिश के बावजूद भी, मीडिया और सोशल मीडिया में इतना सारा पैसा खर्च करके उसको ऊंचा चढ़ाने के बावजूद भी, आप सामान्य जन से कहीं चर्चा में देखिए, कहीं वो आपको चर्चा में नहीं मिलेगी। क्योंकि महंगाई राहत शिविर में जिस तरह की घोषणाएं की गई थी, जो गारंटी के कार्ड दिए गए थे, वो गारंटी थोथी साबित हुई, खोखली साबित हुई। मोबाइल देंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा की घोषणा की थी, 14 लाख दी और वो भी खटारा, और उसको भी एक भ्रष्टाचार का जो है अड्डा बनाने का काम किया। अन्नपूर्णा राहत जो है पैकेट देंगे, उस पैकेट को सरकार की लेबोरेटरी ने ही खुद ने सर्टिफाई कर दिया कि वो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। मिलावटी सामान दिया गया, लोगों का विश्वास डिगा। 2000 यूनिट फ्री बिजली देंगे किसान को। जब किसान की फसल जल रही थी, तब वो किसान बिजली न होने के कारण से जलती हुई फसल को देख करके खून के आंसू रो रहा था। जनता का विश्वास टूटा। 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, एक तरफ उस बिजली का कॉस्ट जो है दूसरे उपभोक्ताओं पर ऑफलोड कर दी गई, उनके यहाँ त्राही त्राही मची, और बाद में जब गर्मी में बिजली की आवश्यकता थी, तब बिजली कटौती के चलते बिजली नदारद थी। सामान्य जन का इन गारंटियों पर से विश्वास समाप्त हो गया। और एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखिए, भारत का समाज और विशेष रूप से राजस्थान के लोग, जिन आदमी ने एक बार पैठ उठ जाए मेरी पाछी नहीं जमिया करे। 2018 में पैठ उठी, 2023 में इन महंगाई राहत शिविर में ये फेल हुए। अब उनकी इन गारंटियों का कोई चने के मुरमुरे के भाव भी नहीं खरीदने वाला है। अगर चेहरे की बात की जाए पूरे इलेक्शन में, तो अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी कहा जाए इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव कई चेहरों का स्वरूप हो सकता है। अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी, तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन इस चुनाव को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, विकास बनाम विकास के अवरोध के रूप में के बीच में संघर्ष, इस तरह के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाएगा जब सेफोलॉजिस्ट आने वाले समय में इस चुनाव का इतिहास लिखेंगे। लेकिन ये अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी बौखला गई है, इसी वजह से इलेक्शन के टाइम पे ईडी, सीबीआई और आईटी की एंट्री करा रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक विषय में, मैं पूरे लंबे चौड़े विषय में नहीं जाना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से भी जानना चाहता हूं। पेपर लीक हुआ, 4 साल में 17 बार पेपर लीक हुआ।
और निरंतर मुख्यमंत्री उससे बचकर निकलते हुए दिखाई दिए। कभी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुआ है, कभी कहते थे गुजरात मध्य प्रदेश में भी हुआ है, कभी कहते थे केंद्र सरकार की परीक्षा में 15 साल पहले लीक हुआ था, तो हमारी सरकार थी उस समय भी। कभी आरोप लगाते थे कि पेपर लीक जो है तो देश में कॉमन फिनोमिना है। कभी मुख्यमंत्री ये कहते थे कि पेपर लीक के गुनहगारों को हम बख्शेंगे नहीं, फिर कहते थे हम कठोर कानून लेकर के आएंगे। बार बार सर्टिफिकेट देते थे कि न इसमें कोई राजनेता सम्मिलित है न कोई अधिकारी सम्मिलित है, और पेपर लीक माफिया को लगातार संरक्षण देते गए। 60-70 करोड़ लोगों के युवाओं का भविष्य अंधकार में करने के बाद जब दबाव पड़ने पर और विशेष रूप से मीडिया चैनल्स के द्वारा एक माहौल खड़ा किए जाने के बाद में जब जांच प्रारंभ हुई, पहले ही झटके में आरपीएससी के मेंबर जेल के पीछे गए, सरकार के मंत्री पद के दर्जा प्राप्त व्यक्ति जेल में जाए गए, और उसके बाद में ईडी की जांच होने के बाद में ही मुख्य सरगना गिरफ्तार हुआ और उसके आगे के सूत्र अब कोचिंग सेंटर से लेकर के सफेद पोश नेताओं तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या 70 लाख युवाओं के सपनों को चूर चूर करने और उनके परिजनों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? जल जीवन मिशन, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई योजना को जिस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया गया, निरंतर शिकायतें आने के बाद में हमने मिशन डायरेक्टर के लेवल पर यहां चिट्ठी लिख करके भेजी। जल शक्ति मंत्रालय की पेयजल एवं स्वच्छता की सचिव ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके भेजी, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके भेजी, कोई जवाब नहीं आया। हमने बार बार आगाह किया कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के एजेंसी की नियुक्त करिए ताकि गुणवत्ता की जांच हो सके, लेकिन जब शिकायतें मिली, केंद्रीय स्तर पर हमने एक जांच टोली भेजी और उसने जांच रिपोर्ट, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी, टेंडर के देने में घोटाला, उसमें भ्रष्टाचार, पाइपों के खरीद में भ्रष्टाचार, इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार, टंकी बनाने में भ्रष्टाचार, ये सारे भ्रष्टाचार जब सामने आए तब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ईडी को आकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जनता के पैसे को जनता के हित में, गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के नियोजित किया जा रहा और उसमें भ्रष्टाचार हो, क्या उसके लिए चुनाव के लिए रुकना और इंतजार करना चाहिए? सर, जोधपुर के आप में मुख्यमंत्री जोधपुर के, एक चर्चा आम रहती है कि प्रतिस्पर्धा राजनीति में होती है, विचारों का मतभेद होता है, लेकिन आप दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध में तब्दील हो रही है। देखिए, मेरे स्तर पर तो नहीं है। मैंने तो जिस तरह के वक्तव्य टिप्पणियां उन्होंने की थी, 3 साल तक बहुत सहजता और सहृदयता के साथ में उनको स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए जब टिप्पणी की, जो इस जीवन में कभी आकर के अपना पक्ष भी वापस प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, तब व्यथित होकर के मैंने न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया। मुझे वो अभियुक्त कहते थे, मैं तो आज तक अभियुक्त किसी भी न्यायालय ने या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझे अभियुक्त करार नहीं दिया, क्योंकि किसी भी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, किसी भी कोर्ट में मेरा नाम नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो अब अभियुक्त के रूप में उस कटघरे में खड़े होकर के, चाहे वर्चुअली ही खड़े होते हैं, लेकिन खड़े होकर के वहाँ अपने वकीलों की जिरह सुनते हुए दिखाई देते हैं। सर, 2 छोटे छोटे से सवाल और लूंगा। इस बार के टिकटों को लेकर के क्या माना जाए? किस तरह से एक्सरसाइज, सर्वे की बात कही गई, दूसरे भी माध्यमों की बात की गई, लेकिन वो टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ऐसा नहीं है। सर्वे एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता, वो एक इंडिकेटर होता है। लेकिन हम जानते हैं चुनाव अंततः ये यथार्थ है, कटु सत्य है कि जाति भी चुनाव को बहुत स्तर तक प्रभावित करती है। लेकिन उसके संतुलन का भी ध्यान रखना और उसके अतिरिक्त समाज में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ साथ में कार्यकर्ताओं के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में भी का ध्यान रखना, ऐसे अनेक विषयों को जोड़ करके टिकट का निर्धारण करना संभव होता है। इन सब एंगल्स को देख करके, सोच करके, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो कहूँगा कि इन टिकटों का निर्धारण हुआ है। सामान्यतया ऊपर से दिखता है, मीडिया में समाचार छपते हैं, मैं देखता हूँ कि इस गुट की चली या इस नेता की चली और इसकी नहीं चली। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जब वहां बैठ करके निर्णय होता है, हम निश्चित रूप से सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, स्वस्थ चर्चा करते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग तरह का व्यू पॉइंट हो सकता है, कुछ का अलग और कुछ का अलग हो सकता है, लेकिन अंततः जो निर्णय होता है वो कंसेंसस से होता है। और जब हम फाइनल मीटिंग के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने बैठते हैं, तब वहाँ कोई विवाद नहीं होता। हम सब एक होते हैं, हम सब एक राय होकर के बिना कुछ भी
लंबी चौड़ी बहुत चर्चाएं किए बिना सब लोग एक जो है एक पेज पर आकर के उसका निर्णय करते हैं। आपके लिए काफी आपके समर्थक भी और लोग भी कहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री का फेस हैं, दूसरे लोग भी है, तो वाकई मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर के बीजेपी में किसी तरह की कोई चर्चा है? अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि आवश्यकता भी नहीं है। अभी हम सब लोग जो है कोलैबोरेटिव लीडरशिप में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात पिछले 2 साल से तय है। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, कई ऐसे नामचीन शख्सियत या कहूं कि पूर्व विधायक जो वाकई बीजेपी का चेहरा रहे, संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े, विद्यार्थी परिषद से जुड़े, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी टिकट नहीं मिलने से। देखिए, टिकट नहीं मिलना पार्टी छोड़ने का अगर कहीं कारण है तो मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षण प्रशिक्षण उन्होंने अपने जीवन में संस्कार और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया था, संगठन की रीति नीति का, संगठन के साथ चलने का, उस क्लास में पढ़ते हुए शायद वो कहीं नींद ले रहे थे या ऊँघ रहे थे, वरना जिसके जीवन में संगठन उतरा हो वो कभी इस तरह का निर्णय नहीं ले सकेगा। चलिए, गजेंद्र सिंह जी बेबाक टिप्पणी और अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। उनका साफ कहना है कि 5 साल में सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश और उसी के बूते भाजपा को लोग जिता करके भेजेंगे। बात चेहरे की है तो कमल का फूल नरेंद्र मोदी में जिस तरह का भरोसा है वही उनका फेस है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जोधपुर।